हेलो नमस्कार। वेलकम इन द अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। देखो हम लोग 11th क्लास की रसायन विज्ञान का हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर। लेक्चर नहीं, लेक्चर तो हमारे साथ ये 8th लेक्चर होगा। हम लोगों ने इससे पहले क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया सुनो। हमने इससे पिछले क्लास तक पढ़ा है प्रभावी नाभिकीय आवेश और उसकी गणनाएं ठीक है कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में जो आवेश होता है उसे आप नाभिकीय आवेश कहते हो, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को आंतरिक कक्ष के द्वारा परिरक्षित यानी आवरण दिया जाता है, और उस आवरण की वजह से क्या होता है, जितना आवेश नाभिक में होता है उससे कम आवेश जो होता है वो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को महसूस होता है, फील होता है। तो हम कहना ही चाहते हैं कि जितना आवेश होना चाहिए इफेक्टिव बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए उतना होता नहीं है, कम होता है। तो वो आवेश जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण के बाद भी जो महसूस होता है बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को, उस आकर्षण को हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है ना। तो आकर्षण आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण के बावजूद बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। और कितना आवेश महसूस होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। आप जाकर के पिछला लेक्चर जरूर देखें, अगर नहीं देखा है तो आपको वहां पर सीखने को मिलेगा कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, आपको वहां सीखने को मिलेगा। ठीक है। आइए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि किसी भी परमाणु के आकार को, इन साइज को प्रभावित करता है, तो दो प्रकार के हमें और पढ़ने हैं संकोचन। क्या पढ़ने हैं? संकोचन पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है डी ब्लॉक संकोचन और दूसरा हमें पढ़ना है लैंथेनॉइड संकोचन। ठीक है। आइए समझते हैं। तो लिखिए हेडिंग आज का, दो प्रकार के संकुचन आवर्त सारणी में कार्य करते हैं। कितने? दो प्रकार के। देखो, दो प्रकार के जो संकोचन है वो आवर्त सारणी में काम करता है। दो प्रकार के कौन कौन से भाई साहब? एक तो काम करता है डी ब्लॉक संकुचन। आप संकुचन पढ़ सकते हो या फिर बहुत से बुकों में आंकुचन भी लिखा होता है। ठीक है। यानी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, अंग्रेजी में बोले तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ये काम करता है। और दूसरा जो हमारे पास में आता है वो क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड ये होता क्या, मैं तुम्हें भी समझाऊंगा। ये लैंथेनॉइड संकुचन, या फिर बड़े प्यार से कुछ लोग इसको लैंथेनॉइड आंकुचन भी कहते हैं। आंकुचन, ठीक है। यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ये हमें सीखना है जो कि आगे चल करके यूज होगा तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके पी ब्लॉक के तत्व में, है ना। पी ब्लॉक के तत्वों की साइज जितनी बढ़नी चाहिए इसकी वजह से उतनी बढ़ती नहीं है। ठीक है ना। बात करेंगे डिटेल में, कॉपी करो इसको, बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? बढ़ गए आगे। चले देखे। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या आता है? डी ब्लॉक संकुचन। तो डी ब्लॉक संकुचन बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, इजी भाषा में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा जल्दी से। देखो डी ब्लॉक संकुचन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं सब लोग। डी ब्लॉक
कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहां हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि डी ब्लॉक संकोचन पी ब्लॉक के तत्वों पर कार्यरत होता है। ठीक है ना, लिखो डी ब्लॉक के, देखो डी ब्लॉक पहला पॉइंट ये होगा इंपोर्टेंट, डी ब्लॉक संकुचन, डी ब्लॉक संकुचन पी ब्लॉक, जी हां पी ब्लॉक के तत्वों, पी ब्लॉक के तत्वों पर कार्य करता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। डी ब्लॉक संकुचन की वजह से पी ब्लॉक के तत्वों का जो आकार है वो घट जाता है। कैसे घट जाता है अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम दो टाइप के ना संकुचन पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, परमाणु त्रिज्याएं। ठीक है ना, देखो जब हम पी ब्लॉक में तीसरे आवर्त से, कहां से, आओ आपको मैं पहले आवर्त दिखा लेता हूं कहां पर है। ठीक है ना, देखो मैं भी यहां पर लाता हूं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। देखो भाई ये आ गए, कौन आ गए हमारे पास पीरियोडिक टेबल, है ना, बहुत जल्दी समझ लिया है। देखो पीरियोडिक टेबल आ गया हमारे पास। तीसरा आवर्त सूत्र कहां है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बड़ा करूं, क्या करूं, बड़ा कर दिया, अब देखो ध्यान से देखना, हाँ देखो ऊपर कर दे, देखो पी ब्लॉक देखो ध्यान से, देखो तीसरा आवर्त ये है ना, दिख रहा है, इसमें एल्युमिनियम दो, तीसरे आवर्त के पी ब्लॉक में क्या कहा मैंने, जब हम पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आ जाओ, पी ब्लॉक हमारा कहां से होगा स्टार्ट, एल्युमिनियम से, हाँ कहां से होगा स्टार्ट, एल्युमिनियम। तो नहीं बेटा यहां से होगा, इधर है ना, इधर से इधर तक, यानी कि 13वें वर्ग से, 13वें समूह से लेकर के 18वें तक कुल 6 आते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दिख रहा है, ये ऑर्गन आ गया, तीसरा आवर्त है। जो हम तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में जाएंगे, फोर्थ आवर्त, कौन सा आवर्त है, चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में देखो ये गैलियम आ गया, कौन आ गया, तो चौथे आवर्त में पहले बीच में देखो कहां से लेकर के, स्कैंडियम से लेकर कहां तक, गैलियम तक 10 तत्व आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 10 तत्व आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं आवर्त सारणी है ना वो लाता हूं दूसरा वाला, ठीक है ना, जो गूगल पर है ना सारणी, उससे लेकर के मैं आता हूं। ठीक है ना, देखो स्क्रीन पे आ गया तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, अब ध्यान सुनो, जहां पे ना लिखा था वहीं से आगे आपको लिखना है। देखो हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप तीसरे में, ये होगा पहला आवर्त है ना भाई, पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, तीसरा आवर्त हुई है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन के बाद आप पी ब्लॉक में जब तीसरे आवर्त से चौथे में जाओगे, कहां जाओगे, तीसरे आवर्त से चौथे में जाओगे, तो देखो यहां पर डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट है बताओ, डी ब्लॉक के यहां पर टोटल 10 एलिमेंट है। कितने बताओ, देखो यहां से लेके ये स्कैंडियम से करके ये पूरा, ये 10 एलिमेंट आ रहा है ना चौथे आवर्त में। तो फिर कौन आएगा, गैलियम, फिर आएगा कौन, तो डी ब्लॉक के कितने आ गए, 10 एलिमेंट है ना। तो वही हम आपको लिखवा रहे थे कि लिखो पी ब्लॉक में जब हम तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में, जब हम तीसरे आवर्त से पी ब्लॉक में, लिखो लाइन आ गई, पी ब्लॉक में जब हम तीसरे, थर्ड आवर्त से फोर्थ आवर्त में जाते हैं, तो 10 तत्व डी ब्लॉक के आते हैं, डी ब्लॉक के आते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी उपकोष में भरे जाते हैं। डी उपकोष में भरे जाते हैं। कहां भरे जाते हैं बताओ? डी उपकोष में। तो डी उपकोष में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। किसके? डी ब्लॉक के। अब डी ब्लॉक के जो उपकोष हैं, डी उपकोष, बताओ डी उपकोष का मैंने आपको क्या लिखवाया था कि परिरक्षण प्रभाव उसका काफी कमजोर होता है, दुर्बल होता है ना, मतलब अच्छे से परिरक्षण नहीं कर पाता है। देखो SPDF सबसे अधिक होता है S का, उससे कम P का, उससे कम D का। तो D का क्या हुआ? D का दुर्बल होता है परिरक्षण प्रभाव। अब इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो D ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? दुर्बल होता है, ठीक है ना। तो लिखो, हम जानते हैं कि डी उपकोष का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाई देखो, आप सुनो ध्यान से, देखो आप ये डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो डी में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में ही तो गैलियम में भरोगे इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं भाई? पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भर जाएंगे, 3D में भरेंगे, फिर हम लोग 4p में भरेंगे। कहां भरेंगे? तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो अच्छे से परिरक्षण कर ही नहीं पाएगा। किसके? p इलेक्ट्रॉन के। किससे? नाभिक से। तो जब परिरक्षण अच्छे से कर नहीं पाएगा d के इलेक्ट्रॉन, तो जो गैलियम है, गैलियम उसमें जो p के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? आकर्षित। क्या हो जाएगा वो? फिर सुन ध्यान से, मैंने क्या कहा? जो 3D में इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे कुल। कितने होंगे? 10। अब डी के इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे, और फिर 4p आएगा। फिर कौन आएगा? तो 4p में जो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा भाई। गैलियम क्या होता है? 4p2 आएगा, 4p 1 आएगा इसमें। अब 3D का इलेक्ट्रॉन तो इसको रोक नहीं पाएगा। क्या रोक पाएगा? बताओ। डी का क्या होता है? दुर्बल होता है, आवरण प्रभाव या सिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। तो जो इसके बाद में पी जो आएगा, 4p आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डी का दुर्बल होता है परिरक्षण प्रभाव। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये काम करता है। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना, पी का रोक नहीं पाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना? नहीं आया तो रिपीट करो वापस, ठीक है ना? बैक करो वीडियो को, फिर देखो अच्छे से आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आएगा समझ में, ठीक है ना? देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप पी ब्लॉक के 13वें समूह किसके बताओ? 13वें समूह और 13वें समूह के तत्वों का आकार क्या होता है? घट जाता है आकार। आकुंचन संकोचन की वजह से आकार कम होता है। तत्वों का आकार घट जाता है, जिसे डी ब्लॉक संकोचन कहते हैं। जिसे डी ब्लॉक संकोचन कहते हैं। समझे आप लोग कि नहीं समझ में आया? डी ब्लॉक संकोचन कहते हैं, है ना? तो डी ब्लॉक संकोचन क्या होता है? हाँ, डी ब्लॉक संकोचन जो होता है वो
पी ब्लॉक पे काम करता है, ठीक है ना। तो आकार क्या होता है इसकी वजह से घटता है, किसका, पी ब्लॉक का, किसका। ब्लॉक का। लेकिन ये डी ब्लॉक संकुचन पी ब्लॉक के 13वें और 14वें समूह के तत्वों पर ही अधिक प्रभावी है और उसके बाद ये धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है, मतलब इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, डी ब्लॉक, नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक संकोचन 13वें और 14वें समूह पर ही अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। तत्पश्चात उसके बाद यह प्रभाव, यह संकुचन उसके बाद यह संकुचन दुर्बल हो जाता है, दुर्बल होते जाते हैं, ठीक है भाई। ये क्या था हमारा डी ब्लॉक संकुचन, क्या था ये बताओ, ये था हमारा डी ब्लॉक संकुचन। तो डी ब्लॉक संकुचन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम इसका यूज लेंगे आगे चल के ना, आगे चल के हम इसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। अब आता है लैंथेनॉइड संकुचन, क्या आता है बताओ, अब आता है लैंथेनॉइड संकुचन, ठीक है। आज लोग समझते हैं उसे भी, क्या ना, हमें जरूरत पड़ेगी पीरियोडिक टेबल की, तो हमको यही साथ में इसको रखना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है ना। चलो हेडिंग दो, लैंथेनॉइड संकुचन, क्या लिखूं, दूसरा वाला लैंथेनॉइड संकुचन या फिर आकुंचन कहते हैं, संकुचन या आकुंचन, ठीक है ना। लैंथेनॉइड संकुचन या फिर आकुंचन, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो रेडी, डाल दिया। देखो सुनो, अब सुनो बात ध्यान से, देखो इसमें एक चीज देखो ध्यान से, आपको इनको दिखाई देगा, देखो इसमें एक बात देखो ध्यान से, इसमें देखो आपको यहां पर ना 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा दिख रहा है, पांचवा देखो इधर, पांचवा आवर्त ऊपर का चौथा था, देखो चौथे आवर्त में कौन आ रहा है, जर्कोनियम वाला, ये आ रहा है ना, चौथे आवर्त में कौन आ रहा है, जर्कोनियम। जब तुम चौथे आवर्त से, अब सुन ध्यान से, जब हम चौथे आवर्त से, देखो ये हमारे पास कौन सा है, चौथा आवर्त, कौन सा बताओ ये, तो चौथे आवर्त से जब हम लोग पांचवें में जाएंगे, कहां जाएंगे, ये तो 4 हो गया ना, और ये हमारा पांचवा हो गया। पांचवा मतलब देखो, पांचवा मतलब ये वाला लैंथेनॉइड, कौन आ रहा है, लैंथेनम, तत्व का नाम है, कौन है ये लैंथेनम है, फिर होफनियम है, कौन है, होफनियम बाद में ना, पहले कौन है, तो लैंथेनम पहले कौन है यहाँ पर, पहले लैंथेनम और फिर कौन है, होफनियम, ये लैंथेनम फिर इसमें होफनियम HF। तो होफनियम 72 नंबर पे है, क्या नंबर पे है, और जो लैंथेनम वो 57 पे है, कहां पर है, देखो 57 नंबर पे है लैंथेनम और होफनियम 72 नंबर पे है, उसके बीच में 14 तत्व गायब है, कितने, 14 तत्व। देखो नीचे ये रहा 58 59 60 61 62 है ना, 63 64 65 66 ना, ये कितने तत्व है, 14, कितना ये, और ये F ब्लॉक के तत्व है, कौन है ये, तो ये F ब्लॉक के तत्व है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाते हैं, कहां जाते हैं, F में
जाते हैं। और एफ उपकोष के जो होते हैं परिरक्षण प्रभाव वो तो डी से भी कम होता है, डी से भी कम होता है। एस पी डी एफ सबसे कम बताओ एफ का होता है ना। तो एफ में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो शील्डिंग नहीं कर पाएगा, किसको? उसके बाद जो आएंगे कक्षक उसके इलेक्ट्रॉन का नहीं कर पाएंगे ना भाई। पहले आप एफ में भर दोगे लेंथेनॉइड में, तभी भरोगे होफनियम में, कहां भरोगे तो फिर तुम उसको पहले एफ के भर जाएंगे सारे तत्व, भर गए भाई। एफ जो उपकोष है उसके पहले इलेक्ट्रॉन सारे भर जाएंगे, उसके बाद में आप डी ब्लॉक के एचएफ में, टीएफ टीए में, टंगस्टन में, है ना, यूरेनियम में आप इसमें तभी तो भरोगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरोगे उस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण या आवरण ये एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन या एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसके जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंदर खींचे जाएंगे, अंदर। तो इस प्रकार क्या होगा, लेंथेनम की वजह से डी ब्लॉक के तत्वों की आकार में कमी आती है। देखो डी ब्लॉक संकुचन की वजह से पी ब्लॉक के आकार में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। और यहाँ एफ ब्लॉक संकुचन के लो या फिर लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से डी ब्लॉक के तत्व में क्या आ रहा है, आकार में कमी आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। क्या बोलते हैं उसको, हम इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। तो लिखो यहां पर, लिखो यह है प्रभाव, इसमें आप लिखो लेंथेनॉइड संकुचन डी ब्लॉक के किसमें, डी ब्लॉक के पांचवें आवर्त के तत्वों पर कार्य करता है। ठीक है ना। और हम यहां पर लिखेंगे नीचे कारण, लिखो जब हम पॉइंट जब हम चौथे आवर्त से पांचवें आवर्त में प्रवेश करते हैं, पांचवें आवर्त में प्रवेश करते हैं तो 14 एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं, 14 एफ ब्लॉक के, या 14 लिखो, 14 लेंथेनॉइड 14 लेंथेनॉइड के तत्व आते हैं, 14 लेंथेनॉइड के तत्व आते हैं। ठीक है ना, तत्व आते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो उसमें, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। एफ उपकोष लिखो, एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है, बहुत ही दुर्बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डी ब्लॉक के क्या कहा मैंने, डी ब्लॉक के पांचवें आवर्त, अर्थात आप ये कह सकते हो, कौन से, देखो ध्यान से, अर्थात ये हमारा क्या आ गया था, 3D 4D 5D, हाँ 5D, अर्थात
5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। क्या आती है? कमी आ जाती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन या फिर आकुंचन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या था? लेंथेनॉइड संकुचन। भाई एक बात ध्यान रखना, जब आप डी ब्लॉक में चौथे आवर्त से पांचवें आवर्त में जाओगे, हाँ पांचवें आवर्त में, तो लेंथेनॉइड के टोटल 14 तत्व आते हैं और टोटल 14 तत्व जो लेंथेनॉइड के होते हैं उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है। तो पहले एफ उपकोष में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग डी में भरेंगे, पांचवी डी में जो तत्व है उसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन को। अब क्योंकि पहले आप एफ में भरोगे इलेक्ट्रॉन फिर डी में, तो एफ उपकोष की जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है, सबसे कम होता है। तो एफ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आंतरिक कोष में होंगे और डी के जो होंगे वो बाहरी कोष में होंगे। ठीक है ना? मतलब 5D में तो एफ उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परिरक्षण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डी ब्लॉक जो कि बाहरी कक्ष का तत्व है डी उपकोष का, वो आकर्षित हो जाएगा नाभिक की ओर, और इसी आकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा 5D संक्रमण श्रेणी का जो तत्व है उसका। ठीक है ना? और इसी प्रक्रिया को जो कि आकार में कमी आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है? तो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री का बुक है ना, तो केमिस्ट्री है डी ब्लॉक के तत्व, उसमें हम लोग पढ़ते हैं लेंथेनॉइड। तो ये 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, इंपोर्टेंट है कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, या लेंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है हिंदी भाषा में बोले तो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th के बच्चों के लिए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 11 में तो आप पढ़ा रहे हो मैं आपको। ठीक है ना? खैर इसे हम लोग 12th में दोबारा से पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आज हमारा जो है सभी प्रकार के वह कारक जिसकी वजह से आकार में वृद्धि या कमी आ सकता है हमने खत्म कर लिया है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पी ब्लॉक के तत्वों की आकार में कमी आ जाती है, और एफ यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डी ब्लॉक के तत्वों की आकार में कमी आती है। ठीक है ना? ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास से मैं आपको समझाऊंगा कि परमाणु के अंदर, मतलब परमाणु की जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, टॉपिक है के बारे में, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार सेम चीज होता है। उसके बाद कौन आता है, आकार के बाद में आता है इसका आयनन एंथैल्पी, है ना, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ही पढ़ने हैं, वरना हमें समस्या आ जाएगी। तो अगली क्लास में अपन लोग उन टॉपिक को डिटेल में करेंगे डिस्कस स्टार्ट, और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हमारा थोड़ा सा भला हो सके और बच्चों का ज़्यादा। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी को देखिए, चेक करिए, आपको मिलेंगे सर लेक्चर चैप्टर वाइज। ठीक है ना? थैंक यू।